जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमने डिस्कस कर लिया था व्हेन वी डिस्कसिंग पॉलिटी लास्ट। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट 1 2 3 4 ऐसे 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ऑल्दो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें अराउंड 370-400 क्वेश्चन है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको इसको रिविजन अच्छे से करना है। बहुत छोटी छोटी इसमें डिटेल्स होती हैं जो आपको रिवाइज करनी है। दूसरी बात ये कि इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज अराउंड 400 क्वेश्चन है, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो ये चलेगा अभी थोड़ा लंबा, इसके कुछ वीडियोस आएंगे। इसके अलावा देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी, हमने स्टार्ट कर दिया है साइंस में, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। तो ये 2 प्लेलिस्ट जो अभी रनिंग है और 4 प्लेलिस्ट जो कंप्लीट हो चुकी हैं घटना चक्र की, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और जोग्राफी। तो इसके साथ ही जो पूरा सेट है घटना चक्र की जो स्टैटिक सीरीज़ का, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पर अभी हम आ गए। ये सबसे बड़ा चैप्टर है यहाँ पर, और बायोलॉजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे बड़ा टॉपिक है साइंस में। ठीक है, ओवरऑल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री वी हैव कंप्लीटेड। तो आपको ये देखना होता है पीवाईक्यू का, ये एक्चुअली जो मतलब है वो ये है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ आपको फोकस भी ज़्यादा करना है। जैसे कि पार्लियामेंट से क्वेश्चन रिपीटेटिवली आएंगे, ठीक है, तो फोकस यहाँ आपका होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 साल, 25 ईयर्स। ठीक, 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। आर्टिकल 84 क्लॉज बी, मिनिमम एज जो होनी चाहिए लोकसभा के लिए वो होगी 25 साल, और राज्यसभा के लिए होगी 30 साल। इतना बस आपको याद करना है, आर्टिकल 84 क्लॉज बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। पार्लियामेंट की मिनिमम एज पूछी है तो 25 साल है। In order to be chosen a member of Lok Sabha, a person must not be less than the age of 25 years again. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्शन टू लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है? कोई भी जो इंडिया में रह रहे हो, रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से आपको नॉमिनेशन मतलब जहाँ से आपको इलेक्शन लड़ना है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका नाम इलेक्टोरल रोल पे अपेयर हो रहा है, या फिर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका नाम इलेक्टोरल रोल पे आ रहा है, बिकॉज एनी वन रिसाइडिंग इन इंडिया, मतलब हो सकता है कि वो सिटीजन हो सकता है वो सिटीजन ना हो। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स पे हो, या फिर वो उससे उम्र में कम हो, छोटा हो। तो जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि सिटीज़न होना चाहिए और उसका नाम इलेक्टोरल रोल पे होना चाहिए। तो ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 4D ऑफ आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द इलेक्शंस टू लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए कौन सा इनमें से सही नहीं है? इलेक्शंस आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, बिल्कुल ठीक है। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है जो वोट दे सकता है। इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द इलेक्शंस, ठीक बात है। द इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नहीं करेंगे, उनके लिए एक अलग बॉडी बनाई गई है, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो ये देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज, आउट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल टू द इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ एज नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। तो ये जो स्टाफ है वो इलेक्शन कमीशन उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम पर्टिकुलर स्टाफ चाहिए, एंड दे विल प्रोवाइड। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो आर्टिकल 326 में इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 324 डील करता है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास वेस्टेड है। एंड दस आर्टिकल द स्टेटमेंट सी जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं दे आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन as given in Article 324 Clause 1. Next question, a candidate of Lok Sabha poll loses his security amount if he or she does not get 1/3 of valid vote, 1/4, 1/5 या none. So any candidate who fails to secure more than 1/6 of the valid votes polled in the constituency loses his security money or deposit. ठीक, तो अगर आप 1/6 तक नहीं कर पाए सिक्योर वैलिड वोट्स का, तो आपकी सिक्योरिटी जो है, जो मनी जो डिपॉजिट है, वो आप लूज़ कर जाओगे। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है जब भी आप नॉमिनेशन फाइल करते हो। तो
The state-wise allocation of seats in Lok Sabha is based on 1971 census. Up to which year does this remain? तो कब तक ये रहेगा? तो कि डिलिमिटेशन कमीशन इसके लिए बैठाया जाता है आर्टिकल 82 और 2026 तक के लिए इसको किया गया था फ्रॉम चेंजिंग द ईयर 2000. So 84th Constitutional Amendment Act made an amendment to the Article 81 Clause 3 proviso that in place of the year 2000, the purpose of allotment of seats in the House of People to any state 2026 should be substituted and shall not be amended till 2026 and be construed as a reference to 1971 census for allocation of seats in Lok Sabha. Next question. The 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unaltered till the first census to be taken after the year 2026. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये कितनी है? तो देखिए अब ये हो गई है. इनमें से पहले होता ये क्वेश्चन जब ये पूछा गया था तो 552 थी. तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो 552 मतलब कि 530 तो होते थे जो कि स्टेट से आ रहे हैं, 20 यूटी से और 2 एंग्लो इंडियन से. लेकिन 104 अमेंडमेंट के बाद एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन है, जो सीट्स हैं उसको ख़त्म कर दिया गया था, तो इसलिए 550 हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. I'm so sorry for the throat. The strength of the Lok Sabha was increased from 525 to 545 through which amendment? 31st amendment में ये changes हुए थे. 525 से 545 किया गया था. इनिशियली नंबर ऑफ मेंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट्स को, इसको इंक्रीज करके 500 से 525 किया गया था. एंड नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटिंग यूटी इसको डिक्रीज करके 25 से 20 किया गया था. Next, consider the following statements. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was स्वतंत्र पार्टी. देखिए उस समय तो आप कितना भी अपने हिस्ट्री में पढ़ी हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज आउट एज अ single largest party. So that was INC, not Swatantra Party. In Lok Sabha, leader of opposition was recognized for the first time in 1969. ठीक है. In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as leader of opposition. तो ये भी सही है. अगर मिनिमम 75 नंबर्स नहीं होंगे मेंबर्स तो फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुने जाएंगे. तो पहली लोकसभा कंडक्ट हुई थी 489 सीट्स के लिए, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीट्स जीती थी एंड इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. सेकंड प्लेस सिक्योर किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा, 16 सीट्स थी. थर्ड पार्टी जो इट वाज ओनली इन 1969 दैट अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड. उससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होते थे. प्रैक्टिस इसको बोला जाता था टू कॉल द लीडर ऑफ द पार्टी इन ऑपोजिशन हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदाउट हैविंग एनी फॉर्मल रिकॉग्निशन. तो होते थे बट फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं था. लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कोई पोस्ट नहीं थी, कोई स्टेटस या प्रिविलेज नहीं था. हाउएवर, इन ऑर्डर टू गेट फॉर्मल रिकॉग्निशन the concerned party must have at least 10% of total strength of the house, that is 55 seats in Lok Sabha. Next question. According to Article 82 of the Constitution of India, the allocation of seats in Lok Sabha to the states is on the basis of 1971 census. 1971 census. Presently, the number of seats of each state in Lok Sabha is allotted on the basis of 1971 census से चला आ रहा है. The state-wise allocation in Lok Sabha is based on, तो जो state-wise allocation है वो किसके ऊपर based है? Population के ऊपर, area, poverty या language. So it is based on population. For the purpose of election of Lok Sabha members, each state is divided into territorial constituency in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is so far as practicably same throughout the state, and this procedure of allocation shall not apply to a state having a population less than or up to 6 million. These provisions above have been made under Article 81 of the Constitution. Next question. There is no reservation for SC, ST for SC and ST for Lok Sabha in. So there is no reservation for SC and ST for Lok Sabha in Arunachal and Jammu Kashmir.
ठीक है। SC/ST के लिए लोकसभा में अरुणाचल में और जम्मू कश्मीर में कोई रिजर्वेशन नहीं है। 2008 तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। कहाँ कहाँ पर? अरुणाचल में, जम्मू कश्मीर में, गोवा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। आफ्टर द डिलिमिटेशन इन 2008, both seats of Lok Sabha for state of Meghalaya have been reserved for scheduled tribes. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, पुदुचेरी, ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर कोई सीट्स रिजर्व नहीं है SC/ST के लिए। ठीक है, कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। इन लोकसभा देर इज नो रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर. So presently there are no reservation for SC/ST in Arunachal and Jammu Kashmir. Hence option A and B both are correct. Reservation of seats for scheduled tribes in Lok Sabha does not exist in the state of Kerala and Tamil Nadu. So 2008 तक there was no reservation of scheduled tribes in Lok Sabha in the state of Arunachal, Goa, Haryana, Himachal, Jammu Kashmir, Karnataka, Kerala, Meghalaya, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh. After the delimitation of 2008, Karnataka and Meghalaya both have reserved seats to each states for scheduled tribes in Lok Sabha. At present, there is no reservation for scheduled tribes in Lok Sabha in the state of Kerala and Tamil Nadu. Next question. If the number of seats allotted to a state in Lok Sabha is 42, then the number of seats reserved for the scheduled caste in that state will be. तो देखिए आर्टिकल 330 क्लॉज B2 के अनुसार द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अंडर क्लॉज 1 shall be nearly as may be the same proportion to the total number of seats allotted to that state or UT in the House of People as the population bears to the total population of the scheduled state or UT. For example, 1996 में नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स वेस्ट बंगाल में और अंसवाइल जो आंध्र प्रदेश था वो 42 था, जिसमें से कि जो सीट्स रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए वो 8 थी और जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए थी वो 6 थी. बट आफ्टर द डिलिमिटेशन इन द ईयर 2008 रिजर्व सीट फॉर शेड्यूल कास्ट इन दीज टू स्टेट्स इज 10 and 7. सो नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट. ठीक है. Which of the following state has the highest number of reserved seat for scheduled tribes in Lok Sabha? It is मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है. सो इट हैज़ रिजर्व मैक्सिमम 6 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा. After the recommendation of delimitation in 2008, there are 4 reserved seats in state of Gujarat and scheduled tribes. Apart from these, Jharkhand and Odisha, यहाँ पर 5 हैं, which are reserved for STs. Then Chandigarh and Maharashtra each have reserved 4 seats. तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 4 सीट्स रिजर्व्ड हैं STs के लिए लोकसभा में. देयर इज नो सीट रिजर्व्ड फॉर STs इन स्टेट ऑफ UP एंड बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग शेड्यूल्ड ट्राइब टू द हाउस ऑफ पीपल? Which of the following states elect the largest number of people representing scheduled tribe? तो ये हो गया अगेन मध्य प्रदेश. सेम क्वेश्चन है. हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा टोटल? तो देखिए इसके हिसाब से बता रहे हैं 84. एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज reserved for scheduled caste has been increased from 79 to 84 after delimitation. Though the seats for scheduled caste and scheduled tribes are reserved in Lok Sabha, they are elected by all voters in a constituency without any separate electorate. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Read the following question in relation to reservation of seats in Lok Sabha and Legislative Assembly and choose the correct answer. Statement 1 is out of 543 elected seats in Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled caste and 44 are reserved for scheduled tribes. ठीक है. Second statement, decision on which constituency is to be reserved is taken by delimitation commission. Third, the delimitation commission is appointed by Lok Sabha speaker. ठीक है. तो देखिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी सीट्स रिजर्व करनी है, ये जो निर्णय है वो डिलिमिटेशन कमीशन ही लेता है. ये बात तो सही है.
अब अगर हम ये देखें कि सीट्स कितनी रिजर्व्ड है लोकसभा में फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, एज पर ऑर्डर इशूड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन 2008, 543 इलेक्टेड सीट्स में से 84 सीट्स जो थी वो रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 47 वर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. सो स्टेटमेंट 1 हो जाता है गलत. डिलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. मेन पर्पस जो होता है कमीशन का वो होता है टू रैशनलाइज द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ electoral rule and constituency on the principle of one vote one value. Decision on which constituency is to be reserved, ये डिलिमिटेशन कमीशन लेता है डिसीजन. द स्टेटमेंट 2 जो हो जाता है वो सही हो जाता है. स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड्स पावर टू अपॉइंट नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही होल्ड्स द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा. President holds the power to nominate Anglo-Indian members in Lok Sabha according to Article 331. If the President is of the opinion that Anglo-Indian community is not adequately represented in Lok Sabha, he could nominate not more than 2 members of that community. Arrangements of the nominating representatives of Anglo-Indian community in the Lok Sabha have not been extended beyond the stipulated date by the Constitution 104th Amendment Act 2019. ठीक है. Next question, the provision for the representation of Anglo-Indian community in legislative assemblies of the states has been made in the Constitution under which article? Question period में एक provision था article 333 में that the governor of a state may governor of the state may, if he is of the opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the legislative assembly and is not adequately represented therein, could nominate one member to that community to the assembly. Arrangements of nominating representative of Anglo-Indian community in the state legislative assemblies have not been extended beyond the stipulated date. 25th January 2020 by the Constitution 104th Amendment Act 2019. ठीक है. Next question, in which article of the Constitution of India was the provision for reservation of scheduled caste in Lok Sabha made? scheduled caste के लिए provision किस में बनाया गया था? It was in article 330. तो देखिए article 330 जो है वो है for the reservation of seats of scheduled caste and scheduled tribes in Lok Sabha. आर्टिकल 331 में है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ इन लोकसभा, जो कि अभी आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया है. आर्टिकल 332 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स. 333 में अगेन एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन की बात है. तो 331 और 333 का सिग्निफिकेंस अभी ख़त्म हुआ है. Next question, how many members to be nominated by the president from Anglo-Indian community if he is of the opinion that community is not adequately represented in the House of People? So earlier 2 होते थे, अभी ये हटा दिया गया है clause. The President of India can nominate 2 members in Lok Sabha to give representation to, so वही Anglo-Indian community वाला ही है, but अभी की डेट में कुछ नहीं होगा. Which of the following constitutional amendments is related to raising the number of members of Lok Sabha to be elected from the states? So that is 7th and 31st. 7th Constitutional Amendment Act 1956 से डिटरमाइन किया गया था नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोक सभा एज 520. 31st Constitutional Amendment Act 1973 से साइज इंक्रीज हो गया था 525 से 545. अभी की बात करें तो 550 हैं. 530 members from states, 20 from union territories. And it is noteworthy that the arrangements nominating 2 representatives of Lok Sabha in Lok Sabha of Anglo-Indian community have not been extended beyond stipulated date by Constitutional Amendment Act 104 2019. ठीक है, तो ये अभी आगे नहीं बढ़ा है. नेक्स्ट इज बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोक सभा कैन बी डिसॉल्व्ड. तो लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? बाय द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, बाय द डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, by the discretion of Speaker of the Lok Sabha and by the President on the recommendation of Prime Minister. तो ये हो जाएगा.
by the president on the recommendation of prime minister. So, according to Article 85, Clause 2, Subclause B, the Lok Sabha may be dissolved before completion of its tenure or period. The President exercises this power on the recommendation of Prime Minister or Council of Ministers. Next question. Prior to the completion of tenure, the Lok Sabha can be dissolved by. So, it can be dissolved by the President on the recommendation of Council of Ministers. Sessions of Lok Sabha is called for at least. तो लीस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो 2 times in a year, और वैसे होता है 3 times basically. So Article 85 Clause 1, the President shall from time to time summon each house of the Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not pass between its last sitting in one session and date appointed for its first sitting in the next session. This indicates that the session of Lok Sabha is called for at least 2 times in a year. बजट सेशन, विंटर सेशन और मानसून सेशन, 3 बेसिकली सेशन होते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो भी 6 मंथ्स से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए.